गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे पास एक मौका है अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का, और उसका नोटिफिकेशन आज आ गया है। आज सभी को पता चल ही गया होगा कि आज यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर और एमओसीएच दोनों की वैकेंसी आई हैं। तो उसके लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए कि हमारे साथ जो है डॉक्टर कृष्णानंद मौर्य, जिन्होंने पिछले उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ एग्जामिनेशन एमओसीएच, या जिसको आज के एडवर्टाइजमेंट में आपने पढ़ा होगा चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य, ऐसी परीक्षा में टॉप किया है और वो रैंक 1 है और मेरा रैंक 3 था उसमें। तो कुछ ऐसी चीजें थी जो हम लोगों ने फॉलो की, बेसिक सी चीजें थी, लेकिन वो कुछ ऐसी डिफरेंट चीजें थी जो शायद बाकी लोगों ने फॉलो की होंगी या कम फॉलो की होगी, जिसकी वजह से हम लोग इस शीर्ष स्थान पर आ सके या हमें ये मौका मिला। तो आज हम लोग आपसे कुछ शुरुआती बातें शेयर करेंगे और इससे संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको भी एड्रेस करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर कृष्णानंद मौर्य बॉस से कि वो सेशन का आगे का हिस्सा लें। नमस्कार आप सभी को। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसके साथ अभी स्क्रीन सभी को दिख रही है? एक बार बताएंगे। स्क्रीन आ रही है? आ रही है बॉस स्क्रीन। ओके। हाँ, दिख रही है। देखिए, पहले तो कि कोई भी एग्जाम हमें देना है, क्रैक करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है उसका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमने देखा तो हमको इस एडवर्टाइजमेंट में देखिए, ये सामने आपकी एडवर्टाइजमेंट है। एक 7 नंबर का, एक 6 नंबर का और एक आपका 4 नंबर का, ये 3 पोस्ट हमको दिखाई दे रही है। ये है औषधि निरीक्षक, 26 पद हैं, इसमें बीएमएस भी एलिजिबल है। अब ये एडवर्टाइजमेंट आएगा तो और क्लियर होगा कि क्या है। बाकी ये एएमओ की पोस्ट है, ये आपको 168 पद पे हैं और एमओसीएच का 884। अब देखिए, अभी हम दो पदों के बारे में चर्चा कर लें, एक एएमओ और एक एमओसीएच। दोनों को मिला करके लगभग 1000 के आसपास पद है, मोटा मोटा। तो 1000 में से एक सीट हमें चाहिए, किसी भी तरह ये एक सीट हमें मिल जाए। अब इसमें 884 जो पद हैं, इसमें सीट्स ज्यादा हैं। तो एक बार इसका सिलेबस देखते हैं। तो हमें करना क्या है कि अभी तो ये सिलेबस आपको मिलेगा नहीं, जो एडवर्टाइजमेंट, अभी कल आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा और एडवर्टाइजमेंट आपका कुछ इस तरह से रहेगा। एडवर्टाइजमेंट एक बार जल्दी से हम लोग देखें। ये पिछले बार का एडवर्टाइजमेंट है, मोर और लेस वही एडवर्टाइजमेंट रहता है हर बार, कुछ परिवर्तन नहीं होगा उसमें। देखिए, इसमें बस यहाँ पे 884 हो जाएगा। अब देखिए, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें आपको एडवर्टाइजमेंट भी क्यों पढ़ना है वो समझ में आएगा। जब आप मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, सबका रिटर्न निकल जाएगा, और रिटर्न निकलने के बाद से जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपका इंटरव्यू, उसको फेस करना होगा। तो
अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, यहीं से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा कि हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट कल अभी पहला दिन है, तो उस एडवर्टाइजमेंट से भी क्या क्या क्वेश्चन आपके फाइनल राउंड में बनेंगे। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? S9/01। आपकी ये जो सीट्स का डिस्क्रिप्शन दिया है ना, ये जो कैटेगरी वाइज सीट्स हैं, ये कल ही पता चलेगा कि कितनी सीट्स किसमें कितनी है। आपका ये पे स्केल बहुत ज्यादा पूछे जाना वाला क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा कि कितना पे स्केल है। ग्रेड पे आपका क्या है वो याद रखिएगा। ये परमानेंट पोस्ट है आपकी, 2 साल की टेम्परोरी जिसको हम प्रोबेशन कहते हैं, प्रोबेशनरी पीरियड में आप रहते हैं, उसके बाद से 2 साल बाद आपका परमानेंट हो जाते हैं आप। ये 15,600 जो लिखा हुआ है, इसी को कुछ विज्ञापन में 56,100 लिखा रहता है। दोनों एक चीज है। आप देखिए, जो ये यूनानी डिपार्टमेंट का था ये वैकेंसी, उसमें देखिए पे स्केल ये इसमें कुछ अलग लिखा है, रीडर का है ये। यूनानी मेडिकल ऑफिसर का, हाँ ये देखिए, लेक्चरर या मेडिकल ऑफिसर का 56,100 सेम है लेवल 10। तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि कल के एग्जाम, कल के एडवर्टाइजमेंट में क्या निकल रहा है, सेम ही चीज है। अब एक क्वेरी और आती है बच्चों की कि सर हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपके उसमें लिखा हुआ है। एक बार मैं क्वेश्चन निकाल लूं बच्चों का, एक सेकंड। हाँ, ये पूछते हैं कि हम एलिजिबल कब होंगे। तो देखिए आपका लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन, आप पहले बीएमएस हो जाइए, और उसमें लिखा है एट लीस्ट 6 मंथ। मतलब या तो आपका 6 महीने का इंटर्नशिप आयुर्वेद वाला हो, यूनानी वाला हो, या एलोपैथी वाला हो। दोनों इंटर्नशिप जरूरी नहीं है, एक इंटर्नशिप आपकी जरूरी है। लिखा है एटलीस्ट 6 months प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन स्टेट आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इंटर्नशिप वाले लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये जो प्रेफरेंस दिया हुआ है ना, प्रेफरेंस का मतलब कि आपके पास पीजी डिग्री है, या हम में से शायद कोई नहीं होगा जिसने एनसीसी वगैरह या टेरिटोरियल आर्मी में पार्टिसिपेट किया हो, तो उसके लिए ये प्रेफरेंस देंगे। तो ये प्रेफरेंस देंगे कब देंगे? जब आप इंटरव्यू में कहीं फंस रहे हो तो वहां आपको प्रेफरेंस देंगे। ठीक, इसेंशियल आपका बस इतना ही है कि आप आयुर्वेदा या आयुर्वेदा ग्रेजुएट हो, बस। अब इसके आगे बढ़िए, आपकी एज लिमिट कितनी है? तो ये 40 ईयर है, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, 40 ईयर है। अब उसके बाद से यहाँ फिर आप देखिएगा 40 ईयर के बाद से 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे रखा है। कल के आपके एडवर्टाइजमेंट में यही सारा कुछ लिखा होगा। मैं क्या क्या पढ़ना है एक बार जल्दी से ब्रीफ कर रहा हूँ। तो ये 40 + 5, ये 45 साल किसके लिए है? ये कैटेगरी वालों के लिए। 40 साल किसके लिए है? जनरल के लिए। कैटेगरी में कौन? जनरल के अलावा जितने भी लोग हैं वो कैटेगरी वाले हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। और रिजर्वेशन जो होता है वो स्पेसिफाई नहीं होता है, वो पहले से सब पता रहता है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट में वो सारी चीजें नहीं लिखी होती हैं, वो चीज इसमें नहीं लिखी है।
बस इतना लिख दिया है कि 5 साल और एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब ये जो आपका नेचर है ना एग्जाम का, जो आप एएमओ का भी फॉर्म भरेंगे ही और एमओसीएच का भी फॉर्म भरेंगे ही, दोनों के अलग अलग फॉर्म आएंगे। इसमें 884 है, इसमें 168 है, दोनों का अलग अलग रिटर्न होगा। लेकिन ये एग्जाम सीधी भर्ती का है। सीधी भर्ती का मतलब ये होता है कि इसमें प्री मेंस इंटरव्यू नहीं होंगे। तो फिर यहाँ पर प्री क्यों आ गया? तो वही चीज लिखा, मतलब सीधी भर्ती का मतलब सीधे इंटरव्यू से आप एंट्री कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर प्री क्यों आया? प्री दैट मीन्स स्क्रीनिंग क्यों आया? क्योंकि इसी एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि यदि कैंडिडेट की संख्या ज्यादा हो गई तो हम स्क्रीन्ड करेंगे। स्क्रीन्ड मतलब छटनी करेंगे ताकि बहुत लोग इंटरव्यू देने से रह जाएं। तो इसलिए स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग करने के लिए वो रिटन एग्जाम लेंगे। तो वो सीधी भर्ती कहने के लिए होता है। लड़के बहुत ज्यादा हैं, अदर स्टेट के लोग भी एलिजिबल होते हैं, फॉर्म डालते हैं, डोमिसाइल बन जाता है। तो इसलिए स्क्रीनिंग ही होगा, 100% नहीं 1000% स्क्रीनिंग होगा। सीधी भर्ती कहने के लिए सीधी भर्ती नहीं होगी, इंटरव्यू नहीं होगा। पहले आप प्री क्वालिफाई करेंगे, स्क्रीनिंग में रिटन क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू फेस करेंगे। इसलिए एग्जाम महत्वपूर्ण हो जाता है, तैयारी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लड़के बहुत ज्यादा हैं। अब वहां पर माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग भी हम लोग सीखेंगे आने वाले समय में कि माइनस मार्किंग को कैसे स्मार्टली हैंडल करना है। हमारा एग्जाम 150 क्वेश्चन का होगा। ये बात तो समझ में आ गया हमको कि कहने के लिए सीधी भर्ती है, हमको एग्जाम देना ही है। तो ये 150 क्वेश्चन यहाँ आएंगे। आपके एएमओ में 120 क्वेश्चन आपके आयुर्वेदा के आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे। और इधर एमओसीएच में 75 क्वेश्चन एएमओ आयुर्वेदा के आएंगे और 75 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे। अब यहां समझिएगा, इसमें है निगेटिव मार्किंग, दोनों ही एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है। इसमें आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन आपका सही वाला गलत हो जाएगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अब आने वाले समय में हम लोग इसको स्मार्टली सीखेंगे कि जो एक मिथ चलता है मार्केट में, एक चलता है कि यार उतने ही क्वेश्चन करो जितने आते हैं, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब यदि आप 1000% कंफर्म है कि हाँ यार इस साल मेरिट 50 क्वेश्चन पे ही जाने वाली है, तो करिए 50 क्वेश्चन। क्योंकि जो एमओसीएच का है ना, 75 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे, 75 क्वेश्चन आयुर्वेद के आएंगे। मान लीजिए ये जिसको नहीं आता है तो क्या 75 में ओवर स्मार्ट है कि सारे 75 क्वेश्चन सही कर ले रहा है? तो हम आपको स्मार्टली समझाएंगे कि कैसे निगेटिव मार्किंग को हैंडल करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करने हैं, कैसे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करना है कि आप 4 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें कैसे हम कोई ऑप्शन को चूज करें जो हमको फुटबॉल की तरह दिख जाए, वो बबल पहले से ही हमको दिख जाए। उसमें आपको करना ये रहेगा कि देखिए एक प्रोबेबिलिटी आती है मैथमेटिक्स में, जैसे आप यदि डी 100% एलिमिनेट कर रहे हैं और एक
इन 3 क्वेश्चन में 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, तो ये 15वें नंबर का क्वेश्चन है, तो तुरंत इस क्वेश्चन को काट दीजिए। इसका मतलब ये 15वां क्वेश्चन आपको दोबारा रिवीजन में नहीं करना है, 100% नहीं करना है। यदि कर रहे हैं 15वां क्वेश्चन तो मतलब तुक्केबाजी कर रहे हैं। अब यदि सी ऑप्शन भी आपने उड़ा दिया, 2 ऑप्शन बचे हैं, तो ए और बी, ये 16वां क्वेश्चन है। 1000% इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसको बबल मारना है, तुक्का मारना है। यदि नहीं मार रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप पीछे जा रहे हैं। ठीक, तो यही चीज हमको समझनी है। और दूसरी बात ये कि जब आपका एग्जाम होगा, जो 150 क्वेश्चन आपको रंगने होंगे, उस 150 क्वेश्चन में आपको 2 फेज में पेपर सॉल्व करने हैं। पहले फेज में, जिसको आपके पिताजी का क्या नाम है ये आपको मालूम है, इस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत बबल रंग देने हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपके दोस्त के पिताजी का क्या नाम है, तो उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि उसमें एक आपके पिताजी का भी नाम रहेगा। तो उस तरह से आप उस क्वेश्चन को बड़ा सा गोला बनाकर रखेंगे, ताकि लास्ट समय में, एक्चुअली क्या होता है ना, आप लोगों ने भी बहुत एग्जाम दिए होंगे, माइंड सेटअप ऐसा होता है कि शुरुआत में बहुत डर लगता है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस बार मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक सारी चीजें कभी कभी गलत होने लगती हैं। तो हमको करना यही रहेगा कि पहले अपने अंदर सूडो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। तो जब आप लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा कि यार इतने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। और आप कठिन क्वेश्चन को छोड़ते जाइए, जो 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया है उसको छोड़ते जाइए। जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा तो 2 ऑप्शन वाले जितने भी गोले हैं वो सब सही लगेंगे, 99% आपका सही लगेगा, वो तुक्का आपका सही लगेगा। तो चलिए इस पर और बृहद तरीके से बात करेंगे। अब ये इतना तो समझ में आया कि इसमें माइनस मार्किंग 1/3 है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण, ये रिजर्वेशन वगैरह दे रखा है इसमें। देखिए सीधी भर्ती बता रहा है, ये कहने के लिए सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती उर्ती कुछ नहीं है, ये लिखा है आपके एडवर्टाइजमेंट में, आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं इसको कोर्ट में कि सीधी भर्ती थी तो एग्जाम क्यों लिया, क्योंकि इसी में नीचे लिखा है कि यदि सीधी भर्ती, इसी में कहीं लिखा हुआ है सीधी भर्ती है और कैंडिडेट ज्यादा हैं तो रिटन होगा, स्क्रीनिंग होगा। अब यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन वगैरह लिखा हुआ है। जो फीमेल कैटेगरी को रिजर्वेशन है वो, अच्छा 2 तरह का रिजर्वेशन होता है, जल्दी से बता दें। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। यानी ओबीसी यदि फीमेल है, ओबीसी एससी एसटी, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। ओबीसी की जो फीमेल है उसको ओबीसी का भी रिजर्वेशन, और इसी के अंदर फीमेल का रिजर्वेशन, तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो ये लिखा है सीधी भर्ती के प्रक्रम में महिलाओं को जो आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है। बाहर के लोग यदि फॉर्म डालते हैं तो वो जनरल होते हैं, मतलब अपने जिले में, अपने प्रदेश में यदि वो एससी हैं, यूपी में आते हैं तो जनरल। सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए, एससी और एसटी में 35% आपको कट ऑफ चाहिए। 35% का मतलब कितना हो गया, 150 का 35%, 150 गुणे 35%, यानी 52 क्वेश्चन आपको सही करने हैं।
और 60 क्वेश्चन आपको सही करने हैं अदर कैटेगरीज में। और यही चीज आपके इंटरव्यू में भी है। 35 नंबर आपको मिनिमम पाने हैं और 40 नंबर इधर मिनिमम पाने हैं। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है और 150 नंबर का आपका ये स्क्रीन। 150 क्वेश्चन का, सॉरी। तो ये मोटी मोटी बात इसलिए बताया कि जो इसके पिछली वैकेंसी थी 962 की, उसमें केवल और केवल 422 लोगों का नाम पीडीएफ में आया था। इसका मतलब ये हुआ इतनी ज्यादा सीट होने के बावजूद भी वो सीट फुलफिल नहीं हो पाई। अब 884 सीट है, तो यहीं पर हमको अपना दिमाग लगाना है कि यार पिछली बार 422 लोग ही सफल हो पाए थे, तो मोर आर लेस वही सिनेरियो आएगा। मतलब समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये हुआ कि जब यहाँ रिटन में लड़के ही नहीं आएंगे तो आपका कंपटीशन कहाँ रह जाएगा? इंटरव्यू तो खाना पूर्ति हो जाएगा। केवल चेहरा दिखा के आइए, ब्लंडर मत करिए, आप MOCH हैं। ब्लंडर कुछ करके आएंगे तब तो भाई बात ही अलग है। मतलब आपको सारा का सारा जोर इधर अपना स्क्रीनिंग निकालने में करना है। स्क्रीनिंग निकल गई तो फिर आपको MOCH बनने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि लड़के क्या करते हैं ना, स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं। अब वो इतना 4.5 साल का कोर्स है, उसमें मॉडर्न भी है और संहिताएं इतनी ढेर सारी हैं, सब उसी में दाएं बाएं पूरा समय उसी पे डिवोट कर दिया। इस नेक्स्ट 75 पर कुछ डिवोट नहीं किया। और यदि ये टफ आ गया तो यहाँ से मान लीजिए 30-35 क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गए तो वैसे ही बाहर हो गए। GS आती नहीं हमको। अब ये तो आपका एडवर्टाइजमेंट का हो गया। अब आइए सिलेबस देखिए। देखिए ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस आपको अभी मिलेगा नहीं। ये एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, फॉर्म आप भरेंगे, उसकी लास्ट डेट बताई जाएगी। फिर यदि आयोग की कृपा हुई तो 4 महीना 2 महीना 3 महीना पहले बता देंगे कि ये आपका सिलेबस है। और यदि आयोग की कृपा नहीं हुई तो 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना पहले बताएंगे। तो ये तो पहली बार एग्जाम हुआ था पिछली बार। अब इस बार आपके सामने अभी से मालूम है कि सिलेबस क्या है, तो स्मार्ट स्टडी करिए। सिलेबस यही है कि एक बार देखिए ध्यान से। 150 क्वेश्चन होंगे GS के। अच्छा, सामान्य अध्ययन का मतलब क्या है? GS बस। नहीं, GS का क्या मतलब है बताइए, कुछ भी बताइए। देखिए GS का मतलब वही है जनरल साइंस। जनरल स्टडीज, मतलब स्पेसिफिक स्टडी नहीं करनी है हमको, जनरल सी चीजें। अब जैसे आप मोटा मोटा समझिए, आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि बॉस ये OTR क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये आपका आधार नंबर है। जैसे एक बार आधार अलॉट हो जाता है ना, तो फिर दोबारा से ये नंबर नहीं चेंज होता है, इसमें पर्टिकुलर्स चेंज होते हैं। तो यही है आपके OTR में भी होगा। एक बार आपने OTR भर दिया, मान लीजिए MOCH का आपने फॉर्म आया, फॉर्म भर दिया MOCH का, तो फिर इसी OTR नंबर को आप जब डालेंगे AMO वाले फॉर्म में, तो सारा डिटेल आपका यहाँ से फेच कर लेगा और आपका फॉर्म
ऑटोमेटिक फिल कर देगा, कुछ नहीं करना है। अब क्यों बता रहे हैं, उस चीज को लिंक क्यों कर रहे हैं, तो लिंक इसलिए कर रहे हैं कि एक बार के जीएस में ये क्वेश्चन पूछा था कि आधार कितने नंबर का डिजिट होता है। तो सबको पता रहता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इस चीज को नहीं देख पाए, नहीं टैकल कर पाए कि आधार में कितने नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं आधार में? 12। हाँ, 12। तो ये सब जनरल स्टडीज के चीजें हैं, सामान्य सी चीजों को हमको समझना है। पैन एक बार पूछा था कि पैन किसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये सब जनरल सी चीजें हमको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, अब तो आयोग स्पेसिफिक पूछने लगा है, लेकिन ये सामान्य अध्ययन है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं अपने बारे में और बता दूं कि मैंने आईएएस, पीसीएस, आरओ, लोअर सबको मिला करके लगभग 30 मेंस लिखे हैं। तो आपको जीएस पढ़ाने में कोई बहुत प्रॉब्लम होनी नहीं है, क्योंकि जिसने मेंस लिखा है उसका प्री निकला हुआ होगा। तो ये सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीज हैं वो आपके यहाँ सिलेबस में लिखा है। अब ये देखिए, कहने के लिए जो सिलेबस है ना, एक बार देखेंगे आप, और यदि किसी पीसीएस वाले लड़के से पूछेंगे तो बोलेगा कि यार ये तो पूरा का पूरा सिलेबस पीसीएस को उठा के रख दिया है। भारत का इतिहास एवं इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सब कुछ पूरी हिस्ट्री है, पूरी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पूरी इंडियन पॉलिटी है, फिर इंडियन इकोनॉमी है, फिर आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन, एग्रीकल्चर है, साइंस है और मैथमेटिक्स है। यूपी स्पेशल एक अलग से दे रखा है। यूपी स्पेशल में फिर यूपी की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारा कुछ। तो अब देखिए इसको, जब आपका ये जो सिलेबस अभी हम ग्रुप में शेयर भी कर देंगे, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है जब हम कोई एग्जाम का टारगेट बनाते हैं, तो जो सिलेबस होता है ना, उसको अपने गीता और कुरान की तरह अपने मेज के सामने लगा देना चाहिए, ताकि आपको वो पर डे रिमाइंड कराते रहे कि आपका टॉपिक क्या क्या है। पर डे आप कभी भी अपना लेजर टाइम हो तो एक बार सिलेबस रटिए, पढ़िए नहीं, रटिए। अब सिलेबस रटने का फायदा ये होगा कि आपके टिप्स पे सिलेबस हो जाएगा, और जो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है ना, वो लिटरली सिलेबस को फॉलो करता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जिस एग्जाम का सिलेबस जितना बड़ा, वो एग्जाम सबसे आसान। जिस एग्जाम का सिलेबस जितना बड़ा, वो एग्जाम सबसे आसान होता है। एकदम उसको अपने अंदर गांठ बांध के रख लीजिए। अब जो मतलब, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा। डरना नहीं है कि अरे यार इतना बड़ा सिलेबस, तो इतना बड़ा सिलेबस, तो वो सिलेबस की लाइन ही पकड़ के क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। तो लाइन तो, अब जैसे ये पीआरआई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है आपका। अब यहाँ जब ये इतना लिखा है, तो यार पंचायती राज से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 2 क्वेश्चन पढ़ने में, और ये मुश्किल से, मैं आपको पीआरआई पढ़ाऊंगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ाऊंगा, मुश्किल से 2 दिन का काम है। 2 दिन में पूरा पंचायती राज क्वेश्चन खत्म, 2 से 3 क्वेश्चन आपका यहाँ फोकट में मिल जाएगा। तो भैया यही क्वेश्चन तो लीड करते हैं ना। अब आइए इधर, भारत का इतिहास ये बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारत का इतिहास का मतलब क्या हुआ? एंशिएंट,
एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब एंशियंट मतलब प्राचीन इतिहास, मतलब आपका बुद्ध, जैन और ये आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पन, वैदिक, ये सारा एंशियंट। फिर आपका गुप्ता डायनेस्टी आई, मौर्य डायनेस्टी आई, चंदेल डायनेस्टी आई, ये सब कुछ। मेडिवल में आपका ये आपके गुलाम वंश और मुगल वंश, ये सारा कुछ, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां एंड सो ऑन। तो आपको पढ़ना कैसे है, आप समझिए इस चीज को। अभी के सिनेरियो में क्या चल रहा है? अभी के सिनेरियो में मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अभी के सिनेरियो में राइटिस्ट विंग हावी हैं, तो दक्षिणपंथी हावी हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके? क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो बाढ़ में गया यार एंशियंट, हम थोड़ा मेडिवल जो इस समय चल रहा है वही थोड़ा सा दिमाग में लगा लें। कैसे दिमाग में लगाएंगे? तो अभी क्या चल रहा है? अभी जगह जगह इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, कुंभ मेले का आयोजन हुआ, तो क्या हुआ, जो इनकी मेन बुक है एनसीईआरटी, उसमें ये हुआ कि हम मुगल वंश हटा देंगे, मुगल वंश हटा देंगे और सारा का सारा कुछ किस में करेंगे, जो हमारे इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो उसको हम करेंगे। तो फिर हम भी स्मार्टली करेंगे। हमको जब मेडिवल पढ़ना होगा तो हम जो भाजसा है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसकी सरफेस फीडिंग करेंगे, ठीक। जैसे हम लोग बचपन में साइंस में पढ़े थे ना, क्यूलेक्स और एनाफ्लीज, तो वही वाला है। कौन सरफेस फीडिंग कर रहा है, कौन बॉटम फीडिंग कर रहा है। हमको बॉटम फीडिंग नहीं करना है, सरफेस फीडिंग करना है। मेडिवल खत्म, एंशियंट खत्म, मेडिवल खत्म। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका ये अभी इसी को प्रमोट कर रहा है। तो हिस्ट्री का पोर्शन हमारा यहाँ से कवर हो जाएगा। अब इसी तरह और है, एग्रीकल्चर से 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। अब ये सामान्य विज्ञान, तो चूंकि हम मान के चल रहे हैं काफी समय हो गया तो भूल गया होगा, तो इस बार इसको अच्छे से करेंगे। मैथ के क्वेश्चन जो ट्रिकली अप्रोच वाले हैं उसको जल्दी से मैथ कवर कर लेंगे। अब ये आइए, ये आपका दूसरा पोर्शन, ये तो पार्ट ए था ना, 3 पार्ट में डिवाइड था। ये देखिए 50 क्वेश्चन जीएस के, 25 क्वेश्चन इंडियन नेशनल राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। अभी पार्ट सी आएंगे, हमारा मेन सब्जेक्ट जो हम लोग को सभी को 100% तैयार रहता है। पार्ट बी में है, तो पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं। इसके आयोग ने टोटल 10, 11, 13 टॉपिक बनाए हैं और इस साल भी वही सारे टॉपिक रहेंगे। अब जैसे ये हेल्थ स्कीम है, तो सारे हेल्थ स्कीम आपके मतलब अभी तक के जितने हेल्थ स्कीम हैं वो एक बार आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब जैसे हम लोगों ने जब एग्जाम दिया था तो एड्स वगैरह पे क्वेश्चन आया था, तो नेशनल एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, XYZ जो भी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, तो 99% कोशिश करेंगे कि यदि हम पार्ट बी पढ़ा रहे हैं तो उसको करंट से जोड़कर पढ़ाएं, हिस्ट्री से जोड़कर पढ़ाएं। जैसे ये नेशनल एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम पहला प्रोग्राम था ये 1946 का। तो अब ये ईयर कैसे याद होगा, तो एक मोटा सा रफ आइडिया हम
सबको पता है भाई, नहीं जीएस पढ़ा है तब भी पता है कि हम लोग 1947 में आजाद हुए थे। तो जब आजादी की पृष्ठभूमि बनी होगी, उसके पहले आपको क्यों आजाद कर दिया जाए? क्यों भारत का विभाजन हो जाए? क्योंकि ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो गई कि भारत का विभाजन होना जरूरी था। तो यही सब चीजें थी उस समय। बलात्कार बढ़ा, रेप बढ़ा और राइट्स हुए। तो ठीक है, हमारा काम बस इतने ही से था, तो इसीलिए 1946, 1 साल पहले। इसी तरह एंड सो ऑन सारी चीजें हैं। अब तो इस तरह से जोड़ के ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के 25 क्वेश्चन हैं। ये देखिए, टोटल 13 टॉपिक हैं इसमें। ये सारी चीज हम लोग आपको जोड़ जोड़ के पढ़ाएंगे। तो ये पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट सी आपका आयुर्वेद के 75 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें यूनानी का तो कोई नहीं होगा ना, क्योंकि भाई हम लोग को यूनानी आती नहीं है, हम लोग आयुर्वेद वाले ही हैं। तो ये 75 क्वेश्चन आपके आयुर्वेद के रहेंगे। तो उसको कैसे पढ़ाएंगे हम लोग? तो उसमें हम लोग आपको अपना प्रिंटेड नोट्स देंगे। जैसे देखिए, जैसे ये डिजीज है ना, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके लिए अब या तो दो तरीका है कि हम बृहत्तरयी अलग पढ़ाएं, लघुत्तरयी अलग पढ़ाएं। तो यार मेरे हिसाब से वो स्मार्ट स्टडी नहीं है। एग्जाम में ऐसा वो करके डिफरेंशिएशन करता नहीं है। हम लोग जब पांडु, कामला, हलीमक पढ़ाएंगे ना, तो सारा रेफरेंस आपका एक जगह लिखा हुआ मिलेगा कि चरक में क्या कहा, सुश्रुत ने क्या कहा, सब एक जगह रहेगा। और इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको प्रिंटेड मटेरियल देंगे। अब आपको कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। डॉक्टर मृत्युंजय, कुछ और ऐड करना हो तो ऐड कर दीजिए, तब ये क्वेरी करेंगे लोग। हाँ, कुछ ऐसी क्वेरीज थी जो पहले से आई हुई थी। उसमें एक तो यही था कि बहुत सारे लोग मैंने नोट किए हैं। तो पहली तो भाई यही बात सब लोगों ने कहा क्या ये परमानेंट पोस्ट है। तो हाँ, ये पूरी तरह परमानेंट पोस्ट है। लेकिन जब भी कोई परमानेंट पोस्ट होती है तो उसकी शुरुआत में उसको 2 साल परिवीक्षा अवधि या जिसको प्रोबेशन कहते हैं उस पर रखा जाता है। उसके बाद आपको एक आपकी जो भी आपका एक्ट होता है उसके आधार पे, आपका जो भी परफॉर्मेंस होती है उसके आधार पे वो लोग आपको परमानेंट के लिए संस्तुति करते हैं। फिर आपकी वो पोस्ट होती है वो परमानेंट होती है। दूसरा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या एमओसीएच और एएमओ एक ही पोस्ट है? तो नहीं। इसमें एक्चुअली क्या है ना, कार्य का जो क्षेत्र है आपका वो अलग अलग है। एमओसीएच में आप मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ के नाम से जाने जाएंगे। आप उस जगह पर जाकर आप मतलब जो जो आपका कार्य क्षेत्र होगा, जैसे कि एलोपैथिक सिस्टम होगा, सीएमओ के अंडर में होगा वो। और उस कार्य क्षेत्र में जाकर आप आयुर्वेद के मेडिकल ऑफिसर नहीं कहे जाएंगे, आप मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ कहे जाएंगे, जिसमें आपको एलोपैथिक कार्यों को करना होगा। साथ ही साथ आपको जितनी आपदा प्रबंधन से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो सब करने होंगे। और उसमें आपको जो आयुर्वेद का सिस्टम होगा ना वो आपको अपनी तरफ से मैनेज करना होगा। पथ्य पथ्य, आहार विहार या कुछ क्लासिकल मेडिसिन जो आप पेशेंट को बोल के लिख सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर जो होता है एएमओ, जिसकी 168 पोस्ट है, उसमें आपकी पोस्टिंग आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, स्टेट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी जिसको एसएडी शॉर्ट में कहते हैं, वहां पर होगी। पीएचसी या सीएचसी जैसी जगहों पे नहीं होगी। उसमें आपको
जो आयुर्वेद की डिस्पेंसरी वहाँ पर जाके आपको आयुर्वेदिक क्लासिकल दवाएँ लिखने को मिलेंगी। तो ये दोनों अलग-अलग पोस्ट हैं, दोनों का एग्ज़ाम उसी हिसाब से होगा, दोनों की सैलरी जो है वो सेम है, दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या यूपी का डोमिसाइल होना कंपल्सरी है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको यूपी का डोमिसाइल होना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी स्टेट का व्यक्ति इस एग्ज़ाम को दे सकता है और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप पहले वेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक रहा, उसमें ये रहा था कि अगर आपका जैसे मान लिया आप कहीं बिहार बोर्ड में पंजीकृत हैं या कहीं मध्य प्रदेश के बोर्ड में पंजीकृत हैं, ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, पहले एग्ज़ाम दें, स्क्रीनिंग को निकालें, फिर इंटरव्यू में जब जाएँगे तो आपसे एक फॉर्म भरवा लेंगे वो। और उस फॉर्म पे आप ये घोषणा करके लिखेंगे कि मैं अपने सभी जो बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 60 दिनों के अंदर आयोग को उपलब्ध कराऊँगा। यदि मैं ऐसा ना कर सकूँ, तो मेरा अभ्यर्थन या मेरा आवेदन जो है वो निरस्त कर दिया जाए। तो ऐसा करके आप करेंगे, तो आप 60 दिन में जहाँ जिस बोर्ड में भी आप पंजीकृत होंगे, वहाँ से आके वापस अपना जो पंजीकरण है, वो वापस से लाके यूपी में रख सकते हैं। बहुत सारे लोग बिहार में अभी हो गए हैं सिलेक्ट, तो वो ये बात पूछ रहे थे कि क्या बॉस ऐसा करें कि हम अभी से करवा लें? तो मैं सबसे बोल रहा हूँ पहले अभी उस जॉब को रिटेन करके रखिए, आप वहाँ पर रहिए और उसी हिसाब से अपना कार्य करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। उसके बाद जब यहाँ पर आपके आगे की कार्यवाही जब शुरू होगी, तो आप उसके हिसाब से अपना प्रोसेस जो है वो ट्रांसफ़र करने वाली जो आपकी बोर्ड की है, वो आप कर सकते हैं। तीसरा, क्या यूपी का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है? तो उसमें भी मैंने बताया कि जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है, वो वैसे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या करें? आप कोई जो रजिस्ट्रेशन है उसका भरें। फॉर्म की जो लास्ट डेट है, जो लिखी हुई है, उसको भरना है। कैसे भरना है उसके लिए हम फिर से जब कल ओपन होगा, फिर बताएँगे। सैलरी के बारे में अभी बता दिया गया है और जितने क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर है, वो सब बता दिया गया है। एग्ज़ाम की डेट जो होगी, वो अनाउंस की जाएगी। पहले फॉर्म भरेंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीजी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हालाँकि अभी जो भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस हो रही है, वो बहुत फ़ास्ट हो रही है। लेकिन आप करते रहिए, इसमें आगे बढ़ते रहिए, फिर जैसा होगा उसमें आगे हम लोग एडजस्ट करेंगे या समझेंगे, या उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पीजी के पूरी नहीं होती, कुछ महीने बाकी रहते हैं, तो वो लोग अप्लाई करते हैं एक्सटेंशन के लिए, तो एक्सटेंशन भी मिलता है उसमें कि आप जॉइन कर लीजिए एक्सटेंशन लेके, ठीक है? उसके बाद क्या है कि सर एक क्वेश्चन पीजी है। जो ऑनगोइंग है, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, हाँ, मैं अभी आपका क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। अभी जो जिन लोग का है, उनको पहले बताएँ। क्या पीजी ऑनगोइंग भी कर सकते हैं? हाँ, पीजी ऑनगोइंग भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो क्वालिफ़िकेशंस जो माँगी गई है, वो क्या है? अंडर ग्रेजुएट माँगी गई। इसलिए पीजी ऑनगोइंग भी कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग के बारे में पूछ रहे थे कुछ लोग कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं? तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है। और एक क्वेश्चन और आया था, एएमओ और एमओसीएच में कौन-सा बेटर है और क्यों? तो ऑब्वियस सी बात है, ये व्यक्ति-व्यक्ति पे निर्भर करेगा कि वो कैसे सेटअप में चाहता है। दुर्भाग्यपूर्ण से ये बात कहनी पड़ रही है कि जितने भी स्टेट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज़ हैं जो हमारी, उनकी कंडीशन मैक्सिमम की यूपी में कुछ ऐसी है कि वो किराए के भवन में चल रही हैं, कुछ जर्जर हैं, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं। तो अगर ऐसा आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा अगर होगा तो थोड़ा-सा आपको निराशा हो सकती है, इसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। और एमओसीएच में जब आप आएँगे, तो आपको एक मेन स्ट्रीम जो हेल्थ सिस्टम जो अभी चल रहा है एलोपैथिक, वहाँ की पीएचसी, सीएचसी मिलेंगी। उसमें हो सकता है वेल फर्निश्ड हो। एक डॉक्टर साहब थीं जिनको नई-नई बिल्डिंग बनी और उनको उसी में रहने को मिला, उनको उसी में रेज़िडेंस मिला, सब कुछ अच्छा मिला। और मैक्सिमम ऐसी बनारस में जो पीएचसीज़ हैं, उनमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है आपके डॉक्टर्स के रूम में, ऐसा सब सिस्टम है। तो बाय अपीयरेंस आप कह सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति क्लासिकल आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनके पास सिर्फ़ यही है मन में, जिनके मन में कि हमें सिर्फ़ आयुर्वेद करना है, उनके लिए ईएमओ है। और एमओसीएच में आपको एलोपैथिक मेडिसिन्स का पूरा भंडार मिलेगा।
आप अपने अकॉर्डिंग दवाएं मंगवाइए, जो दवाएं आपको लगती हैं कि और तो वो सब स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है और उसके बाद आप उसका एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैक्सिमम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सर्जरी बैकग्राउंड से होते हैं, वो चाहते हैं कि हमको ऐसा बैकग्राउंड मिलता रहे कि जिसमें हम मैक्सिमम पेशेंट्स देखते रहें। किसी-किसी को नंबर ऑफ पेशेंट्स देखने की बहुत इच्छा होती है। तो उनको नंबर ऑफ पेशेंट्स देखने हैं तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो एलोपैथिक डिस्पेंसरीज मतलब पीएचसी या सीएचसी में आते हैं। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज में नंबर ऑफ पेशेंट्स कुछ कम होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। हर एक व्यक्ति के लिए उनका कौन सा एमओसीएच अच्छा है, एएमओ अच्छा है, ऐसा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि हर एक व्यक्ति की चॉइस क्या है, कौन किस में रहना चाहता है। तो हम ये मान सकते हैं कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से जब आप एग्जाम को क्लियर करें तब आप डिसाइड कर लेना। फिलहाल तो अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि आप दोनों में आगे बढ़ें। ठीक है? और क्लास के लिए क्या रहेगा? तो क्लास में ये है कि हम आपको जैसे आप क्या है कि आप आयुर्वेदिक जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, संहिताएँ पढ़ रहे हैं या जो भी आपके लेक्चर्स हैं, उसमें आपको मैक्सिमम लोग क्या है ना कि अभी कहीं न कहीं या तो जॉब कर रहे हैं या तो कहीं न कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि क्लास की टाइमिंग्स है, किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती, कोई रात भर ड्यूटी करके आया, सुबह नहीं कर पा रहा है। तो क्लास में रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, बीच-बीच में हम लोग लाइव क्लासेस भी लेते रहेंगे। उसमें हम विशेष रूप से आपके डाउट सॉल्व भी करेंगे और जो भी आपके हमारे जो टॉपर्स के टिप्स होंगे वो देंगे, बीच में जीएस वगैरह पढ़ाएँगे। आप लोग हमको जैसे कॉन्टैक्ट करते रहेंगे तो उसके आधार पे हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। सभी लोग अभी इस समय या तो एआईए, पीजीईटी दे चुके होंगे या कुछ ना कुछ ऐसा ऐसी फ़ेज़ में होंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक आयुर्वेद की हैं वो सब पढ़ चुके होंगे। तो उसमें हम जो चीज़ें नहीं याद हुई, जैसे मान लिया कि किसी ने कहा कि मुझे शारीर स्थान में सबसे अधिक क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो हम उस व्यक्ति के लिए स्पेशली उस पॉइंट पे फ़ोकस करेंगे कि उस शारीर स्थान की वो चीज़ें कैसे याद कर सकता है। तो ये एक टारगेट सेंट्रिक अप्रोच जो होगी, वो हम रखेंगे। उसमें हम चूँकि समय को हम मान के चल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो सकता है, तो हम उस हिसाब से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर फुल फ्लेज्ड भी प्रोवाइड कराएँगे और जो लिमिटेड टाइम में जो आपकी जो चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं, उनको भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगला क्या क्वेश्चन है? डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या नीडेड हैं फॉर्म्स के लिए? तो कल जब फॉर्म भरने का आएगा, तो हम डॉक्यूमेंट्स का बता देंगे। और ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों का कि यूपी में एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? तो हाँ, यूपी में यूपी गवर्नमेंट ने गज़ेट निकाला है, जिसमें उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक फिजिशियंस को कुछ एलोपैथिक मेडिसिन्स अलाउ की हैं, जिसमें बेसिक जो भी मेडिसिन्स हैं, जो भी एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ के नाम्स हैं और नेम्स हैं जिनके और जो भी इंट्रावेनस चीज़ें हैं, वो उन्होंने मना की हैं। तो यूपी में इंट्रावेनस को नहीं अलाउ किया गया। और बाकी एलोपैथिक प्रैक्टिस जो भी है, आप पीएचसी में बैठेंगे, जितनी भी दवाएँ लिखेंगे, मैक्सिमम आपको 99% आपको अलाउड ही होगी। हाँ, और क्या-क्या प्रश्न हैं? सर नमस्कार। नमस्ते, जी। सर ये बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि जैसे कि एमओसीएच में 75 नंबर आएंगे, जीएस के 75 और आयुर्वेद के 75, तो एएमओ में भी क्या 75 आएंगे? हाँ, कृष्णानंद बोस? नहीं, एएमओ का बताया था मैंने कि एएमओ में 120 क्वेश्चन आयुर्वेद के रहेंगे और 30 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। एमओसीएच में 75 क्वेश्चन आयुर्वेद के रहेंगे और 50 + 50 क्वेश्चन प्योर जीएस है और 25 क्वेश्चन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का है। अच्छा ठीक, थैंक यू सर। और सर एक क्वेश्चन और है कि सर जैसे माइनस मार्किंग तो हो रही है, बट जो सर मतलब कितने नंबर अपन को ऐसा कट ऑफ के लिए चाहिए पड़ेंगे कि अगर उससे कम आए तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा किसी का? आप शायद डॉक्टर साहब बाद में जुड़े हैं क्या? हाँ सर, मैं थोड़ा लेट जुड़ा था।
हाँ, वो आपके एडवर्टाइजमेंट में लिखा होगा कि 35% SC/ST के केस में और 40% जनरल के केस में। जनरल मतलब OBC भी इंक्लूडेड है उसमें। हाँ, और सर जैसे SC अदर स्टेट के हैं तो फिर वो जनरल ही माना जाएगा। एग्जैक्टली, अदर स्टेट वाले सारे जनरल हैं। यस सर। और सर जैसे कि एज लिमिट उसमें 40 साल है, और जैसे हाँ, कि हम लोग MP के हैं, MP के मेरे एक सर हैं, वो अभी मुझसे पूछ रहे थे कि वो उनकी उम्र 41 साल है, तो फिर वो भर सकते हैं क्या? नहीं, वो MP के हैं तो नहीं भर सकते हैं। हाँ, वो यदि यूपी में डोमिसाइल बनवा लेते हैं तो वो यूपी हाँ। के हो जाएंगे, और कैटेगरी है उनके पास तो 45 साल हो जाएगा। यस सर। हाँ, गुड ठीक इवनिंग है सर, बॉस। थैंक यू सर। एक और हेलो। क्वेश्चन है कि यूपी में आयुर्वेद वालों को ये हो गया है, हाँ, प्रोविजनल डिग्री है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग। हाँ, बिल्कुल। बॉस, जो PG फर्स्ट ईयर में जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है उसके लिए बॉस मतलब क्या क्या करे वो बॉस? तो उसके तो फॉर्म भरे, इसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरा है ही, उसको तो कोई उसमें दिक्कत तो ही है नहीं ही। है। उसमें क्या करना है ना कि जैसे आप फॉर्म भर दीजिए, मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं, आप फॉर्म भर दीजिए, क्या पता कि ये प्रक्रिया कितनी शॉर्ट हो या चलो कितनी चलो, लॉन्ग हो, मम्मी मारेगी मुझे, या दिखा देने क्या पता मारेगी। आपकी जो लीव है वो अप्रूव, जैसे आपने एक्सटेंशन मांगा तो आपका एक्सटेंशन अप्रूव हो जाए, तो ऐसे केस बॉस में आप जैसे आराम से। बॉस जैसे हाँ, सुना है कि मतलब अगर आप हाई कोर्ट वगैरह जाते हो एक्सटेंशन के लिए अपने, तो वो अप्रूव हो जाता है क्या? हाई कोर्ट नहीं, वो तो उसमें आप सचिवालय से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाई कोर्ट तो खैर बना ही है, लेकिन पहले सचिवालय के सभी माध्यम का पहले प्रयोग करिए थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आपका सचिवालय से नहीं होता है तो आप हाई कोर्ट की ओर जाइए। बॉस मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन मतलब अप्रूव हो सकता है? मैक्सिमम तो वैसे रूल वाइज तो 6 साल का है, वो 6 महीने का है। 6 महीने के बाद अगर उनको लगता है कि विशेष और जरूरत है तो किसी किसी का 1 साल भी होता है, कभी कभी अधिक भी होता है, 1.5 साल भी होता है। तो डिपेंड करता है कि कंडीशन या सिचुएशन क्या है, या कोई अपनी बात को वहां पे कैसे रख पा रहा है, इस पे निर्भर करता है। ओके बॉस, थैंक यू बॉस। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? गुड गुड इवनिंग बॉस। बॉस, गुड इवनिंग। इसमें आयुर्वेद में कौन कौन सा पोर्शन इम्पोर्टेंट है, मतलब जैसे चरक और शुश्रुत में कौन सा स्थान, ये सब? इसमें एक्चुअली क्या है ना, जो आयुर्वेद के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस होंगे। चरक के सूत्र स्थान को आप मान के चलिए कि हमेशा चरक, किसी भी संहिता का जो सूत्र स्थान है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे चरक का सूत्र स्थान हो गया, सुश्रुत का सूत्र स्थान हो गया, अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान हो गया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तो एक तो ये पढ़ना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाते टाइम हमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किए हम लोगों ने, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये बात अनुमान लगा सकते हैं कि अगली बार कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, जो एक बात थी कि टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच है, कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो उनमें से कौन से क्वेश्चन हटाने हैं, कौन से ऑप्शंस कौन से हटाने हैं, कौन से रखने हैं, ये हम कर सकते हैं। ओटीआर क्या होता है, ओटीआर को हम लोग बताएंगे, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी अगली जब रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगी तो उसका फॉर्मेट के हिसाब से देख के बताएंगे। इंटरव्यू कैसा होता है, इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चन था। तो इंटरव्यू में क्या है ना कि जब हम लोग आपको पढ़ाएंगे तो हम आपकी मॉक इंटरव्यू लेंगे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का। इंटरव्यू में हम पूरा वैसा ही पैनल, जैसे मैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर में भी सिलेक्ट हुआ हूँ, मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ दोनों में सिलेक्ट हुआ हूँ, तो दोनों में कैसा पैनल होता है, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या क्या चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको भी हम लोग देख के उसके हिसाब से आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे और फिर बताएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्लास के लिए, हाँ, क्लास का ये है कि जैसे हम लोगों ने
अभी ऐप है हमारा मार्गदर्शन बाय हितम आयुर्वेद, तो उसमें हमने जो ऐप की जो लिंक है वो अभी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आप उस ऐप को खोलेंगे, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है। एक क्वेश्चन आया था, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन था किसी का, तो उसमें क्या है ना कि वो लास्ट समय में जब आप ज्वाइन करने जाएंगे और तो इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। उस डॉक्यूमेंट्स में जो जिन डॉक्यूमेंट्स की कमी, प्रबंधिक के रूप में, प्रोविजनल के रूप में आपको प्रवेश दिया जाएगा और बोला जाएगा आप इसको पर्टिकुलर एक टाइम स्पैन में जमा कर दीजिए, लेट्स से 2 मंथ या 3 मंथ्स। तो आप उस समय फिर अपने यूपी का आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बाकी एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा होगा वही यूनिवर्सल ट्रूथ होगा इस बार के। सर एक क्वेश्चन और है। हेलो। हाँ हाँ बताएं। सर जैसे कि जब कोई स्क्रीन निकाल के इंटरव्यू में पहुंच जाता है और फिर जब इंटरव्यू हो जाते हैं तो फिर वो इंटरव्यू में से जो फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें क्या स्क्रीनिंग के भी नंबर जोड़ के निकाला जाता है कि ओनली इंटरव्यू के नंबर से? ओनली इंटरव्यू के नंबर से। अभी बात हो रही है कि स्क्रीनिंग के भी नंबर जुड़े हैं, अब देखिए क्या पता जोड़ दें तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जोड़ा नहीं। अभी तक पिछली बार इसको तो सर ओनली इंटरव्यू वाले नंबर से लिया था ना? हाँ, तो अभी केवल प्रिलिमिनरी ही इसको मानते हैं कि ये प्रीलिम्स है, स्क्रीनिंग के लिए है, इसलिए नंबर नहीं जोड़ते। लेकिन अब एडवर्टाइजमेंट ही बताएगा इस बार कि क्या होगा, हो सकता है जोड़ें, क्योंकि ये चर्चा हुई थी बीच में कि स्क्रीनिंग के भी नंबर अब जुड़ेंगे। हाँ सर, ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट है क्लास से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड? मृत्युंजय? हाँ, मुझे लगता है हो गया है सभी का। ठीक है, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। इससे संबंधित आगे का जो OTR वाला है, फॉर्म फिलिंग वाला है, वो हम या तो मीटिंग के माध्यम से या फिर एक वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रक्रिया उसकी बता देंगे, उसके पॉइंट जो है वो समझा देंगे। ठीक है, सभी को ज्वाइन करने के लिए सर थैंक यू। हेलो सर। जी जी। सर जैसे जिसने पिछले साल मतलब जब पहली बार में ये पोस्ट आई थी उस टाइम पे भी OTR फाइल किया होगा, मतलब वो रजिस्ट्रेशन किया होगा, वो मान्य होगा। तो वही मान्य हो जाएगा ना? हाँ, वो एक बार OTR का मतलब ये होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी, जैसे बॉस ने बताया था, डॉक्टर कृष्णन बॉस ने बताया था कि एक आधार जैसा है कि आप हाँ एक बार सर। आपने आपकी सूचना भर दी तो आपको, आप उसमें रजिस्टर हो गए। अब आपका OTR नंबर आपको मिलेगा, हर बार आप OTR नंबर डालेंगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन यूपीपीएससी की जो वेबसाइट होगी वो कर लेगी, मैच कर लेगी, आपकी फैच करके फिर आपको बाकी की इंफॉर्मेशन खुद भर देगी। स्क्रीन में शेयर कर रहे हैं, देखिए आप यूपीपीएससी की वेबसाइट जो है उस पे आप जाएंगे, यूपीपीएससी प्रयागराज की वेबसाइट जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, देखिए। अब ये लिखा हुआ है ना, स्टेप्स फॉर OTR बेस्ड एप्लीकेशंस, ये यहाँ से आपको अपना OTR नंबर लेना है। ये क्या क्या प्रोसेस है, तो देखिए हमारा OTR चूंकि पहले का हो रखा है इसलिए ये सब टिक है। रजिस्ट्रेशन करना है पहला, उसमें ईमेल आईडी आपको देना है, मोबाइल नंबर देना है, आधार नंबर देना है और पर्सनल डिटेल्स देने हैं। ये सारा कुछ जब आप भर लेंगे तो ये आपका एक फॉर्म सबमिट होगा, लेट से MOCH का। फिर मान लीजिए नेक्स्ट फॉर्म भी आप भरने जा रहे हैं, लेट से आयुर्वेदिक चिकित्सा मेडिकल ऑफिसर का, तो उसमें वो सीधे कहेगा, जब आप एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, यहीं पर कहीं एडवर्टाइजमेंट रहता है, तो AMO पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपसे वो OTR नंबर मांगेगा। आप OTR नंबर ज्यों डालेंगे त्यों सारा डिटेल आपका ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। आपको ये फिर सारा कुछ अपना
फोटो डालना, मोबाइल नंबर डालना, सिग्नेचर डालना, ये कुछ भी नहीं करना होगा, बस ऑटोमेटिक सारा कुछ हो जाएगा और आपका फॉर्म मुश्किल से 3 या 4 मिनट में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। बस इतना ही आसान है ओटीआर। ओटीआर कभी चेंज नहीं होगा, जीवन पर्यंत आपके साथ चलेगा ये। जितने भी फॉर्म आप आयोग के भरेंगे, चाहे आप पीसीएस का फॉर्म भरें, चाहे ये चिकित्सा अधिकारी का भरें, सब जगह सेम ओटीआर। आप ओटीआर भूल जाते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं, ईमेल आईडी पर आपका ओटीआर आयोग भेजा रहेगा। आप वहां पर अपने सर्च बार में जाकर ओटीआर टाइप करेंगे, आपका पूरा डिटेल ओटीआर आ जाएगा। आप उस ओटीआर नंबर को फिल करिए, सब कुछ आपका हो जाएगा। बेसिकली जो ओटीआर है ना, वो आपकी डुप्लीकेसी बचाने के लिए है। हाँ, आपकी सारी चीजें मिल आधार से लिंक कर दी, ईमेल आईडी मोबाइल से लिंक कर दी, तो आप उसी बार आप उसी नंबर से या उसी चीज से आप दोबारा वो नहीं कर सकते, रजिस्टर नहीं कर सकते। और इसमें फायदा भी है, एक बार आप रजिस्टर हो गए तो बार बार आपको समय बचाना के लिए मौका मिलेगा। आप जल्दी जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना हो, वो आपको हाँ, सारी डिटेल्स दोबारा से भरनी नहीं होगी। दूसरा, यदि मोबाइल चोरी हो जाता है, खो जाता है तो क्या होगा? ओटीआर में फिर से बैक जाना पड़ेगा। ओटीआर नंबर नहीं चेंज होगा, नंबर वही रहेगा, बस ओटीआर में फिर से रजिस्ट्रेशन करके वहां पर मोबाइल नंबर चेंज कर देना है, बस नंबर वही रहेगा। और किसी का कोई? तो कोई क्वेश्चन ना हो तो कंक्लूड किया जाए। हाँ, ठीक है फिर। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सभी लोग सेलेक्ट होइए, पहले दिन ही मैं बोल रहा हूँ, सभी सेलेक्ट हो जाइए, या तो 884 में हो जाइए या 168 में हो जाइए। एमपी वालों को कैसे रजिस्टर, क्या बोलिए, कोई क्वेश्चन था और चला गया। ऑडियो से पूछ लें, जिसका क्वेश्चन चला गया ऑडियो से पूछ लें। किसी का हैंड रेज है? यूपी रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ेगा? नहीं, कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगता उसमें, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगता। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, जो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद इंटरव्यू में आता है तब रजिस्ट्रेशन कराना होता है लखनऊ जाके, जैसे एमपी वालों को? नहीं, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं भी है ना तो वो टाइम देते हैं वो। अच्छा अच्छा सर। यूपी में बड़ा लिबरलाइज सिस्टम है। जी। आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो हम्म। भी आपका कैंडिडेचर लॉस नहीं होगा, अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा। तो सर ये फॉर्म तो इसी से भर जाएगा ना, एमपी वाले रजिस्ट्रेशन से? उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आई थिंक कहीं अप्लाई करना ही नहीं है। बॉस, इसका अच्छा, आंसर मैं दे देती हूँ। हाँ हाँ बताएं। मैंने जब फॉर्म फिल किया था तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगते हैं। उसमें वो पूछ लेते हैं कि इफ़ यू हैव और नॉट, तो आप उसमें यस कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट आपके लिए नंबर ज़रूरी नहीं होता है। फिर आप एग्ज़ाम दे दीजिए, आप इंटरव्यू में भी चले जाइए। फिर आप इंटरव्यू के टाइम पर भी अगर आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे किसी लोगों के पास डिग्री नहीं होती है या रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो वहाँ पर वो लोग एफिडेविट जमा करवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि हम इतने इतने दिन में अपना रजिस्ट्रेशन जमा कर देंगे। तो फिर आप उतने उतने दिन में आप अपना लखनऊ से जाके रजिस्ट्रेशन जो है करवा लीजिए, लेकिन उसके पहले आपको एनओसी भर के अपना एमपी का कैंसिल करवाना पड़ता है। उसके बाद फिर आप अपना यूपी का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और जाके पर्सनली वहां पे लोक सेवा आयोग प्रयागराज में अपना रजिस्ट्रेशन जमा कर दीजिए। वो टाइम लिमिट होती है उसकी एफिडेविट देने के बाद। थैंक यू। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर मुनार का क्वेश्चन है कि
आउट ऑफ यूपी कैंडिडेट का सिलेक्शन का चांस होता है, बिल्कुल होता है। उसमें क्या होता है ना कि आप अनरिजर्व कैंडिडेट के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं। तो आपको जो अपनी जगह बनानी होती है वो अनरिजर्व सीट्स में बनानी होती है। आपका अगर कोई रिजर्वेशन पहले से जो आपको स्टेट देता है वो नहीं होता है आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट के लिए। चांसेस तो फेयर होते ही हैं। स्क्रीनिंग में पहली बात तो पता ही नहीं चलेगा कि आप एमपी के हैं, राजस्थान के हैं, यूपी के हैं। वो आपका जब डॉक्यूमेंट चेक होगा, दैट मीन्स इंटरव्यू के टाइम पे, तभी पता चलेगा। और अभी डॉक्टर शिवांगी ने बताया भी, और डॉक्टर शिवांगी सिलेक्टेड हैं, एएमओ में भी सिलेक्ट हैं और एमओसीएच में भी सिलेक्ट हैं। उन्होंने जैसा बताया कि इंटरव्यू के समय में ही वो देखते हैं, और उसमें भी वो मांगते नहीं हैं, आपको टाइम देंगे। तो और वहां जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका नाम जाता नहीं है, आपका एड्रेस नहीं जाता, आपका कुछ भी नहीं जाता, आपका कोड जाता है। तो कैसे कोई डिफरेंशिएट करेगा कि ये बंदा कहाँ का है? तो इसलिए अदर स्टेट का कोई मतलब नहीं, सबके लिए खुला दरबार है। किसी को कोई और डाउट? ठीक है, फिर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए। कोई और भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पे एक नंबर में लिख रहा हूँ, इस पे गुड इवनिंग कर बॉस। सकते। गुड इवनिंग। बॉस मैं डॉक्टर संजीव बोल रहा हूँ बॉस, जूनियर 19 बैच का। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हाँ बॉस ये कह रहे थे जैसे कि अभी बिहार में बिहार एनएचएम के थ्रू हुआ है कुछ बच्चों का, हम्म। जैसे हम लोग एनओसी वहाँ जमा कर दिए हैं, कोई बात नहीं। अभी आप उनकी बिहार में रहिए, रजिस्ट्रेशन। ज्वाइन करिए, अच्छे से तैयारी करिए, और जब जी यहाँ पे बॉस। सिलेक्शन हो जाएगा तब उसको ट्रांसफर करा लीजिएगा। बॉस तो फॉर्म फिलअप करने के समय रजिस्ट्रेशन में नहीं मांगेगा? ना, फॉर्म फिल वाला जब आएगा ना तो हम एक बार दिखाएंगे कल। जी बॉस, जी बॉस, जी बॉस। ठीक है, या हम वीडियो दे थैंक यू। देंगे या लाइव दिखा देंगे। ठीक ऐसी बॉस, कोई ठीक बॉस, दिक्कत थैंक नहीं यू। होती है जिसमें रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी बातें होंगी वो लास्ट में प्रूफ मांगा जाएगा। जब इंटरव्यू के बाद 60 दिन का टाइम होता है, 60 दिन में आप उसको जमा कर दीजिए। इंटरव्यू के बाद भी 60 दिन तक। ठीक है, ठीक है बॉस, थैंक यू। ओके। और कोई? गुड इवनिंग सर। सर एग्जाम कब तक होएगा, कोई एक्सपेक्टेड मंथ? एग्जाम का एक्सपेक्टेड मंथ तो अभी से नहीं कहा जा सकता है। सर मान के मतलब हमारे चलिए पास कितने महीने हैं प्रिपरेशन करने के लिए? नहीं देखिए, मिनिमम। हाँ हाँ बस। हाँ जैसे पिछली बार का ही यदि आप लेके चलें तो दिसंबर के आसपास एडवर्टाइजमेंट आया था, यही शायद अक्टूबर नवंबर दिसंबर था ना शायद, और 31 जुलाई को एग्जाम हुआ था। तो 7-8 महीने तो है ही मोटा मोटा। ओके सर, थैंक यू। ओके। ठीक है, हमें लगता है सबकी जो क्वेरी थी एड्रेस हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू। अब हम मीटिंग बंद कर रहे हैं। ओके। थैंक यू सर।